नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ज्ञानवापी के मसले पर आज एक बार फिर से कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील दलील देने के लिए जुटे थे। कोर्ट को सुनवाई इस बात पर करनी थी कि ज्ञानवापी का केस सुनने लायक है या फिर नहीं। कोर्ट ने दलील सुनने की शुरुआत मुस्लिम पक्ष से की, मगर मुस्लिम पक्ष की दलील इतनी लंबी चली कि कोर्ट ने इस सुनवाई को जारी रखते हुए केस की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 30 मई को होगी। मगर आपको बताते चले कि आज कोर्ट में हुआ क्या, ये रिपोर्ट देखिए। कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। हम भी यही मानते हैं कि प्लेन के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस सुनवाई करने लायक है या नहीं? हिंदू पक्ष का केस क्या 1991 के एक्ट के खिलाफ है? समझा जाए तो अदालत इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द बैठी थी। कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी कि ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई आगे की जानी है या नहीं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से 36 लोगों का जत्था मौजूद था और अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि बताओ क्या कहना चाह रहे हो, और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक नहीं है। हिंदू पक्ष का केस पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। जानबूझकर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष दलीलें दे रहा था और हिंदू पक्ष के वकील बीच बीच में विरोध कर रहे थे। तो हुआ यूं कि मुस्लिम पक्ष की दलील 2 घंटे के आसपास तक चली, मगर दलील पूरी नहीं हुई और आखिरकार अदालत ने कह दिया कि इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुस्लिम पक्ष की बहस सुनी है। मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया। 2 बजे से 4 बजे तक उनका आर्गुमेंट चला है। हमारी प्लेंट के 12 पैरे तक उन्होंने धीरे धीरे उसको पढ़ा है और कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता। हम भी यही मानते हैं कि प्लेंट के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। अब 30 तारीख को 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष इसी बात पर अड़ा रहा कि ये केस सुनवाई के योग्य ही नहीं है, मगर हिंदू पक्ष के भी अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई, 63 सेंटीमीटर का छेद जानबूझकर किया गया, शिवलिंग को फव्वारा बनाने की साजिश रची गई। कमीशन रिपोर्ट साफ बताती है कि हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ हो जाता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहां से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में प्रॉपर्टी, उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके? जी बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं, वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा, तब हम बताएंगे। कानूनी दांवपेच पर कोर्ट में बहस हो रही है, लेकिन सियासी बवाल इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद के मुद्दे से फायदा उठाती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ज्ञानवापी मुद्दे के बहाने सांप्रदायिकता फैला रही है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक हताश निराश पार्टी है। उपलब्धियों के नाम पर उसके कुछ नहीं है, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो संवेदनशील मुद्दे उठाकर आग लगा रही देश में दुर्भाग्य है। जिस सरकार का काम होता है लगी आग को बुझाना, वो सांप्रदायिकता की आग को घी डालना। कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर सर्वे हुआ, वीडियो बनाए गए, उनकी जो एक कमिश्नर लोगों की एक टीम बनाई गई थी और वो सारे लोग एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। उस पर हेयरिंग है। मैं समझ रहा हूँ कि कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, जिसको सभी को मानना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि ज्ञानवापी की जंग अभी और धारदार होगी। ये लड़ाई अभी रफ्तार पकड़ेगी। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।
इधर वाराणसी में ज्ञानवापी के मसले पर कोहराम है, तो वहीं दूसरी ओर कृष्णनगरी मथुरा में ईदगाह मस्जिद का रण बड़ा होता जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में अब सिविल कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन उनकी है। उसे कोर्ट में कागजात पेश किए। उनकी मांग है कि ईदगाह को वहां से हटा दिया जाए। कृष्ण की नगरी में मस्जिद और मंदिर के नाम पर महाभारत मची हुई है। मामला अदालत में है और अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से कुछ मांग की गई है। मांग नंबर 1, ईदगाह की जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए। मांग नंबर 2, ईदगाह में पूजा का अधिकार दिया जाए। मांग नंबर 3, मथुरा पर 1968 का समझौता रद्द किया जाए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में इन मांगों को लेकर हिंदू पक्ष मथुरा के सिविल कोर्ट में कानूनी जंग लड़ रहा है। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अदालत में 13.37 एकड़ जमीन से जुड़े कागजात जमा किए और इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों की कॉपी मांगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को कॉपी देने का आदेश दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 जुलाई की तय कर दी। कोर्ट ने एट लेंथ हमको सुना, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो हमने कोर्ट को दिखाई और माननीय जनपंचायत महोदय का आदेश दिखाया। सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और माननीय जनपंचायत महोदय का आदेश देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि हमारा सूट लीगल है और अकॉर्डिंग कोर्ट ने हमारे सूट को रजिस्टर करने का आदेश पारित किए। हम चाहते हैं कि इस मुकदमा हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी तय हो, इसलिए हम इस मुकदमे को इंटरिम एप्लीकेशन हमने नहीं दी है। हम चाहते हैं जनता के, भारत की जनता के सामने जो वास्तव में ट्रुथ हो वो जल्दी से जल्दी आए कि वास्तव में किस प्रकार ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को इलीगली कंप्रोमाइज के माध्यम से दे दिया गया। पहले वो हमें कॉपी देंगे, कॉपी के बाद में हम अपना जो उन्होंने बिंदु उठाए होंगे उनका हम बिंदुवार जवाब देंगे, अपना डब्ल्यूएस दाखिल करेंगे। तो आज तो मात्र शुरुआत है उनकी, कोई विवाद ना पहले था ना कभी है, स्थानीय स्तर पर तो विवाद है नहीं। कुछ बाहरी लोग 2020 में आए, उन्होंने मुकदमा दायर किया, उनका मुकदमा खारिज हुआ, तब उनकी देखा देखी कुछ स्थानीय लोग भी इसमें वादी बनकर आए। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, बाहरी लोगों की संख्या मुकदमों की ज्यादा है। स्थानीय लोग तो उसमें क्या 2 लोग वादी के रूप में 2 मुकदमों में हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग जिनका कोई अधिकार, ना तो वो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना वो सेवा संघ के सदस्य हैं और ना वो साई मस्जिद के सदस्य हैं। इसमें तो किस अधिकार से आए हैं यहाँ पे? आज की सुनवाई रंजना अग्निहोत्री की अर्जी वाले केस में हुई। इस केस में 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है, जिसके तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन कथित तौर पर ईदगाह को दे दी गई थी। अर्जी में कहा गया है कि समझौते करने वाले ट्रस्ट को समझौता करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए समझौते को अवैध बताते हुए ईदगाह खाली कराने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये 13.37 एकड़ का टोटल एरिया है। इसमें शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद नहीं मानते, हम उसे भगवान का मूल गर्भगृह मानते हैं। और वो मूल गर्भगृह है, वो मंदिर है, उसकी दीवारों पर सब हिंदू अवशेष हैं, कमल है, ओम है, सब हैं। इसकी कॉपी भी हमने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। तो हमारा आज माननीय न्यायालय से यही अनुरोध था कि वहाँ पर या तो कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए। इस बीच सिविल कोर्ट की ओर से फैसला करने में की जा रही देरी के खिलाफ आज जिला जज की अदालत में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई है। याचिका में अपील की गई है कि जिला जज अपनी देखरेख में सर्वे कराएं। सर्वे की रिपोर्ट गर्मी की छुट्टी से पहले आ जाए। अगर जल्दी नहीं की तो सबूतों से छेड़छाड़ होगी और सबूतों से छेड़छाड़ की धमकी दी जा रही है। लिहाजा रिवीजन के जरिए हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की है। कोई ऐसा आदेश जिसके माध्यम से कोर्ट आदेश ही ना करे, ग्रॉस इनजस्टिस है। 1 महीने के अवकाश के दरमियान मौके की साक्ष्य से छेड़छाड़ हो सकती है, इस बात की धमकी दी जा रही है। लिहाजा इन आधारों पर कि ये ग्रॉस इनजस्टिस है और रिवीजन में प्रस्तुत किया है। ऐसी कई याचिकाएं मथुरा में दायर की गई हैं और लगातार की जा रही हैं। कोर्ट ने 1 जुलाई को कई याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख दे रखी है। उससे पहले जिला जज की अदालत में ये नई याचिका दायर की गई है। इसकी कोई तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है।
मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके गुस्से की। वैसे तो डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत कूल दिखते हैं, अमूमन उन्हें नाराज होते हुए लोगों ने नहीं देखा, मगर दिल्ली के नए उपराज्यपाल के कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो नाराज हो गए, और नाराज हुए तो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। क्या हुआ था वहां पर, पूरी रिपोर्ट देखिए। भाई साहब, कुर्सी चीज ही ऐसी है, ना मिले तो गुस्सा आ ही जाता है। वो भले ही मिस्टर कूल डॉक्टर हर्षवर्धन ही क्यों ना हो, गुस्सा गए और गुस्सा गए तो मंच छोड़कर चल दिए। पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट। डॉक्टर हर्षवर्धन को इतना गुस्सा तो तब भी नहीं आया था जब उनकी जगह बीजेपी ने दिल्ली में सीएम का उम्मीदवार किरण बेदी को बना दिया था। तब भी नहीं हुए थे जब उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय छीन लिया गया था। मगर दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हो गए। डॉक्टर साहब की नाराजगी इस बात पर थी कि उन्हें रुतबे के हिसाब से कुर्सी नहीं दी गई। उन्हें दूसरी लाइन में कुर्सी मिली, वो भी एडजस्ट करके। यही बात तो उन्हें चुभ गई और इसीलिए वो लौट पड़े बैरक। What happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट। समारोह में पहली पंक्ति में मंत्रीगण और कुछ बड़े नेता जमे थे और शायद डॉक्टर साहब देर से पहुंचे, मगर जगह ही नहीं थी। बाद में उनकी खातिर अलग से सोफा लगाया तो गया, लेकिन तब तक तो बात बिगड़ चुकी थी। नए नवेले एलजी तक भी बात तो पहुंची, लेकिन उन्होंने फिलहाल जवाब देना ठीक नहीं समझा। अलबत्ता बीजेपी को ये बात नागवार गुजरी। तो आगे कुर्सियां कम थी, लोग ज्यादा थे, वीआईपी ज्यादा थे, तो शायद उनको स्थान नहीं मिला होगा, मगर बाद में कुर्सियां ऐड की गई थी, तब तक वो चले गए थे। तो ऐसा ध्यान में रखना चाहिए जब एक ऐसा कार्यक्रम हो और दिल्ली का इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इतने वीवीआईपी को बुलाया गया है, तो इस बात का ध्यान ये सारे अधिकारियों को रखना चाहिए। खैर, ये सियासत है, मौके के हिसाब से बदलती है। कभी कुर्सी रंग दिखाती है तो कभी कुर्सी नहीं मिलने पर चेहरे के रंग भी बदलते नजर आते हैं। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और अब बात केदारनाथ की करेंगे, जहां मौसम का मिजाज बदलने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हुई तो भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पूरे रास्ते में जाम नजर आया, लंबी लंबी कतारों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। केदारनाथ दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा का पूरा हिस्सा भक्तों की भारी भीड़ से भरा हुआ है। और अब बात कश्मीर के कायरों की करेंगे, वो कायर जो महिला से डरते हैं, वो कायर जो घाटी में बच्चों पर गोलियां चलाते हैं। दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश लगातार उनकी ओर से की जाती है। इन्हीं कायरों ने इस बार कश्मीर की टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार को निशाना बनाया, उनके भतीजे पर गोली चलाई। ये कायर निहत्थों पर हमले को जिहाद का नाम देते हैं, दहशतगर्दी को आजादी का नाम देते हैं। आज कायरों की करतूत से कश्मीर का खून खौल रहा है। के दुश्मनों को ये अंदाज नहीं पसंद आया। उन्हें कश्मीर की एक टीवी एक्ट्रेस से खतरा महसूस होने लगा। दहशतगर्द घाटी में हर खुशी को खत्म कर देना चाहते हैं, हर आंखों को आंसू देना चाहते हैं। कश्मीर के वडगाम की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार अमरीन भट्ट को इन आतंकियों ने सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया क्योंकि उनकी सोच, उनके ख्यालात इन आतंकियों के नजरिए से मेल नहीं खाते थे।
अपने घर के बाहर अपने भतीजे के साथ खड़ी एक निहत्थी महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए इन आतंकियों को जरा से भी शर्म नहीं आई और पलक झपकते न सिर्फ एक जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई, बल्कि एक परिवार की सारी खुशियां छिन गई। मैं क्या बोलूं, मैं अंदर से टूट गई, हम टूट गया। हमें क्या पता है वो कौन था, क्या था। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। बुधवार को शाम करीब 7:55 पर आमरीन के घर 2 आतंकी पहुंचे। घर वालों से दुआ सलाम के बाद उसे मिलने के लिए बाहर बुलाया। आतंकियों ने आमरीन से कहा कि वो 3 दिन के लिए शादी में गाने के लिए चले। आमरीन ने साफ कह दिया कि वो शादी में गाना नहीं गाती। शायद आतंकी पक्का करना चाहते थे कि ये वही आमरीन है। फिर क्या था, इसके बाद आतंकियों ने आमरीन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अंदर उसको उससे बुलाया नहीं, बाहर आ जाओ, कोई मेहमान आया है। वो निकला, उसने उसको बोला आप कौन है। मैं उधर थी, गाय को दूध लेने गया। मैंने उसको बोला, मैं वहाँ से सुन रहा था। उसने बोला हमें शादी है, हमें गाने वाले एक चाहिए। हम उसे बोला मैं गाना गाती हूँ मगर शादी में नहीं जाती हूँ। बस इसने पिस्टल निकाला, फायर मारा। आमरीन के साथ उसका एक 10 साल का भतीजा भी था। कायर आतंकियों ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसे मारने के लिए घर के अंदर घुस गए। बच्चे के कंधे पर गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। मैंने वहाँ से चिल्लाया, वो अंदर गया, उसने 2 गोलियां अंदर भी लगाई और मेरे एक बेटे को। वो भी जख्मी है? हाँ। वो आपका बेटा है? हाँ। वो ठीक है? वो उधर ही है। आमरीन की मां का इंतकाल कई साल पहले हो गया था। पिता के लिए वो बेटी नहीं बल्कि एक बेटा थी जो एक्टिंग के जरिए घर का गुजारा कर रही थी। ये मेरा बेटा भी यही है, ये मेरा बेटा नहीं, बेटा यही है, मेरा कमाने वाला यही है। कुछ दिन पहले ही आमरीन ने YouTube चैनल खोला था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि घाटी को खून से लाल करने वालों के लिए ये अपराध हो जाएगा। आज मेरी बहन को मारा, कल किसी और को बहन को मारेगा। एक नहीं है मेरी बहन, वो YouTube चैनल चलाते। कितने लड़कियां हैं YouTube चैनल चलाते, कितने लड़कियां हैं जो ड्रामा में काम करती है। टीवी एक्ट्रेस आमरीन की मौत घाटी में आतंकियों की ओर से शुरू किए गए टारगेट किलिंग की नई कड़ी है। सेना के एक्शन से आतंकी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि 2 दिन पहले आतंकियों ने कश्मीर पुलिस कांस्टेबल को निशाना बनाया था, जहां उसकी बच्ची भी आतंकियों की गोली का शिकार हुई, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वो आतंकी हैं जिन्हें एक महिला से खतरा महसूस होता है। ये वो आतंकी हैं जिन्हें एक बच्चे पर गोली चलाने में भी इनके हाथ नहीं कांपते। ये खुद भी जाहिल हैं और जाहिलों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि आमरीन की मौत पर सोशल मीडिया में जश्न मनाने वाले भी नजर आए। किसी ने लिखा कि टिकटॉक गर्ल की मौत की खबर से खुशी मिली, गोली मारने वालों पर गर्व है, तो किसी ने लिखा कि कश्मीर को आमरीन जैसी लड़कियों ने बदनाम किया है। मासूमों की हत्या करके क्या मिलना है? इसको किस चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? हम एसपीओज की बात करते हैं, उनको बोलते हैं ये पुलिस के थे, उनको मार दिया गया। अभी आपके सामने टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीरी पंडितों की, उनको पंडितों के नाम पे मारा जा रहा है। ये छोटी सी बच्ची, ये महज मुझे लगता 25 या 26 साल की या 27 साल की थी। आर्टिस्ट ही अपना काम करी थी, अपना गुजर बसर करी थी, अपने पेट के लिए काम करी थी या अपना टैलेंट था उसमें उस तरीके से काम करी थी। ये तो कोई जहाद नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। कल शाम को, बुधवार शाम को बडगाम जिले के चाडोरा इलाके में आतंकियों ने एक टीवी एक्ट्रेस जो है उन पर गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हुई और उस हमले में उनका भतीजा जो 10 साल का है वो भी घायल हुआ है।
सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही पिछले कई दिनों के दौरान कश्मीर में चाक चौबंद तो कर दिया गया है, लेकिन जिस अंदाज से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बहुत हैं। रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। चाहे मासूम हो या फिर महिला, आतंकियों का मकसद बस दहशतगर्दी को फैलाना है। इसकी एक बड़ी वजह घाटी में आतंकवादियों की सफाई है, जिससे ये कायर बौखला गए हैं। उन्हें अमन की ओर बढ़ता कश्मीर बर्दाश्त नहीं हो रहा। घाटी की हवा बदल रही है, कश्मीर की फिजा बदल रही है। देखिए इस तस्वीर को। कान पकड़कर माफी मांग रहे ये कश्मीर के भटके हुए युवा हैं। ये वो युवा हैं जो यासीन मलिक की सजा पर कल तक पत्थर चला रहे थे। ये वो युवा हैं जो यासीन मलिक के फैसले से पहले घाटी के माहौल को बिगाड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे। सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार थे, देश विरोधी नारे लगा रहे थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद एक ही दिन में इन्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, जिसकी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। ये कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं कि दोबारा पत्थरबाजी नहीं करेंगे। ये तौबा कर रहे हैं कि दोबारा हिंदुस्तान विरोधी नारे कभी नहीं लगाएंगे। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी की गई है। यासीन मलिक की उम्र कैद के बाद उसके घर के बाहर ये आज की तस्वीर है। दुकानें खुली हुई हैं, जिंदगी सामान्य नजर आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा चाकचौबंद तो की गई थी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस अंदाज से स्थिति को प्रशासन और सुरक्षा बलों ने संभाला, उससे साफ जाहिर है कि किसी भी गड़बड़ी की ना ही कोई आशंका बनी और ना ही किसी तरह के हालात बिगड़े। हाँ, इतना जरूर है कि बुधवार को जो प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव में शामिल थे, उनमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर की बदलती यही फिजा आतंकवादियों को रास नहीं आ रही। एक और वो सेना के एक्शन से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों की वो फौज खत्म होती जा रही है, जिसके दम पर पाकिस्तान कश्मीर को जहन्नुम बनाने की तमाम कोशिशें करता है। सेना ने भी ठान लिया है कि घाटी को आतंकवादियों से मुक्त कर देंगे। यही वजह है कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। और सेना ने आतंक के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है। बीते 24 घंटों के दौरान बुधवार और गुरुवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 6 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। बुधवार को बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में हुई मुठभेड़ में जैश मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद हुआ। और गुरुवार सुबह नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ किए हुए लश्कर के 3 आतंकी मारे गए और उनके कब्जे से भी भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, कश्मीर पुलिस पर हमलों को वो तेज कर रहे हैं, लेकिन हर शहादत घाटी की जनता को और ज्यादा मजबूत बनाती है। कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई अपनी कुर्बानी, उसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हो? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने, तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी। यही वजह है कि अब आतंकी टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं, जिसके निशाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस का परिवार और घाटी की बेकसूर जनता है। फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या फिर आमरीन भट्ट जैसी महिलाएं। आमरीन की हत्या से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंचार सौरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिवंगत सिपाही सैफुल्ला कादरी को आतंकवादियों ने उस वक्त निशाना बनाया जिस वक्त वो अपने घर के ठीक बाहर थे। आतंकियों की खुद की दहशत का आलम यह था कि पुलिसकर्मी की 9 साल की बच्ची से भी वो खौफजदा हो गए और इस मासूम पर भी गोलियां चला दी, जिसका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी, उसको नहीं छोड़ा, उसको भी फायर किया, वो भी जख्मी हो बेचारी, वो भी हॉस्पिटल में है।
आतंकी मासूम बेगुनाहों को जिहाद और मजहब के नाम पर दिन रात बरगला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो देखिए। मारे गए इस पुलिसकर्मी का नाम सैफुल्लाह कादरी है। सवाल बड़ा ये कि क्या उनका मजहब गैर था? अगर सैफुल्लाह से उन्हें बैर भी था तो 9 साल की मासूम बच्ची को आखिर क्यों और कैसे गोलियों से भून दिया? उन्हें सैफुल्लाह में भी अपना दुश्मन दिखा, उन्हें आमरीन में भी अपना दुश्मन दिखाई पड़ा, उन्हें मुदस्सिर की वतन परस्ती भी रास नहीं आई, और यही वजह है कि अब आतंकवादी टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। 12 मई को बडगाम के चडूरा तहसीलदार ऑफिस के क्लर्क राहुल भट्ट को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी। 7 मई को श्रीनगर के अली जान रोड पर आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार को गोली मार दी। 18 अप्रैल को पुलवामा के काकापुरा रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान पर चाय पीने आए आरपीएफ के 2 जवानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस टारगेट किलिंग के खिलाफ लगातार जम्मू और कश्मीर में प्रदर्शन का दौर जारी है। कश्मीर में जो सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको मजबूत करना चाहिए। ये 100% सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं तो कहां से एक पुलिसकर्मी को मार दिया? अगर पुलिसकर्मी को ये मार रहे हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां पे विदाउट सिक्योरिटी नौकरी कर पाएगा? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, और मैंने बहरहाल कहा कश्मीरी पंडित को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है। और इस वक्त बहुत ही चिंताजनक पूर्ण की हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज का माइग्रेंट एम्प्लॉयज पैकेज के है उनको वापस किया जाए। ये बौखलाहट आतंकवादियों के खात्मे का क्लाइमेक्स है, जिसकी तरफ देश के बहादुर जवान बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।